एक इन्वेस्टर ने मुझे मैसेज किया, सर इंडिया में रिटर्न स्लो हो गए हैं, ताइवान 25% ऊपर है, कोरिया 75% भाग गया है, क्या मुझे इंडिया से पैसा निकालकर ग्लोबल में शिफ्ट कर देना चाहिए? और सच बताऊं, आजकल ये सवाल सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं, कई लोग पूछ रहे हैं। हर जगह बस एक ही डिस्कशन है, ताइवान ETF, कोरिया फंड, चाइना कमबैक, ब्राजील अपॉर्चुनिटी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस की क्या? जब भी कोई मार्केट जबरदस्त रिटर्न देता है, ज्यादातर इन्वेस्टर्स उसके रिटर्न देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिटर्न्स के पीछे की असली स्टोरी क्या है। ताइवान इतना आउट परफॉर्म क्यों कर रहा है? कोरिया की रैली के पीछे एक्चुअल ड्राइवर क्या है? और इंडिया, जो कुछ साल पहले सबका फेवरेट मार्केट था, वो कंपैरेटिवली स्लो क्यों लग रहा है? क्योंकि मार्केट में जो दिख रहा होता है, कई बार पूरी कहानी उससे काफी अलग होती है। और आज हम हेडलाइंस नहीं, बल्कि उन हेडलाइंस के पीछे की रियलिटी डिकोड करने वाले हैं। क्योंकि हो सकता है जिसे आप डाइवर्सिफिकेशन समझ रहे हो, वो एक्चुअली एक सिंगल कंपनी बेट हो। 2025 में ताइवान मार्केट 25% ज्यादा चढ़ा, साउथ कोरिया ऑलमोस्ट 75%, इंडिया अराउंड 10%। नेचुरली इन्वेस्टर्स का अटेंशन शिफ्ट हो गया। लेकिन मार्केट में एक डेंजरस साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है, जिसे हम फाइनेंशियल टर्म्स में बोलते हैं रीसेंसी बायस। मतलब जो कल हुआ था, हमें लगता है आगे भी वही होगा। 2020 में गोल्ड, 2021 में यूएस टेक, 2024 में स्मॉल कैप्स, और आज ताइवान और कोरिया। हर साइकिल का अपना सुपरस्टार होता है, लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स सुपरस्टार को नहीं, उसके पीछे की रियलिटी को देखते हैं। चलिए ताइवान से शुरू करते हैं। जब कोई इन्वेस्टर ताइवान ETF खरीदता है, उसे लगता है वो ताइवान की इकोनॉमी खरीद रहा है। रियलिटी, TSMC अलोन पूरे इंडेक्स का लगभग 41.5% है। मतलब एक कंपनी पूरे मार्केट का लगभग आधा हिस्सा। अब सोचिए, अगर चिप डिमांड स्लो हो जाए, अगर चाइना ताइवान टेंशन बढ़ जाए, अगर सेमीकंडक्टर साइकिल वीक हो जाए, पूरा इंडेक्स इंपैक्ट हो सकता है। यानी ताइवान ETF एक्चुअली एक लार्ज सेमीकंडक्टर बेट है। डाइवर्सिफिकेशन कम, कंसंट्रेशन ज्यादा। अब आते हैं कोरियन मार्केट पर। 2025 में कोरिया ने फिनोमिनल रिटर्न दिया, लेकिन उसके पीछे भी एक हिडन स्टोरी है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, SK हाइनिक्स और AI ड्रिवन सेमीकंडक्टर डिमांड। जब AI बूम आया, मेमोरी चिप की डिमांड एक्सप्लोड हुई और कोरिया उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी बना। इसलिए जब आप कोरिया फंड खरीदते हो, आप सिर्फ कोरिया नहीं खरीद रहे, आप सेमीकंडक्टर सुपर साइकिल खरीद रहे हो। आज ये साइकिल फेवर में है, कल रिवर्स भी हो सकती है। अब ब्राजील, बहुत लोग ब्राजील को इमर्जिंग मार्केट डाइवर्सिफिकेशन समझते हैं, लेकिन ब्राजील की स्टोरी सिंपल है। आयरन ओर, ऑयल और कमोडिटीज, वेले और पेट्रोब्रास मिलकर इंडेक्स का मैसिव हिस्सा रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर क्रूड ऑयल ऊपर गया, ब्राजील ऊपर, आयरन ओर डिमांड बढ़ी, ब्राजील ऊपर, डिमांड कम हुई, ब्राजील नीचे। मतलब ब्राजील खरीदना काफी हद तक कमोडिटी साइकिल पर बेट लगाना है, और कमोडिटी साइकिल्स हिस्टोरिकली बहुत वॉलेटाइल रहे हैं। अब साउथ अफ्रीका समझते हैं। आपको लग सकता है कि ये भी एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी एक्सपोजर है। रियलिटी थोड़ी अलग है। माइनिंग और बेसिक रिसोर्सेज का वेट बहुत ज्यादा है। गोल्ड फील्ड्स, एंजेलो गोल्ड अशांति, माइनिंग जाइंट्स डोमिनेट करते हैं। यानी साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस काफी हद तक गोल्ड और कमोडिटी प्राइसेस से लिंक्ड रहती है। तो अगर आप ऑलरेडी गोल्ड एक्सपोजर रखते हो, साउथ अफ्रीका आपको उतनी डाइवर्सिफिकेशन नहीं दे रहा है जितनी आप सोच रहे हो। चलो फिर आते हैं चाइना पर। यहाँ पिक्चर थोड़ी डिफरेंट है। चाइना में कॉन्सेंट्रेशन ताइवान या कोरिया जैसा नहीं है। टेंसेंट सबसे बड़ा होल्डिंग है, लेकिन उसका वेट सिर्फ अराउंड 6% के आसपास है। टॉप होल्डिंग भी रिलेटिवली बैलेंस्ड है। यानी स्ट्रक्चर के प्रोस्पेक्टिव से चाइना का मार्केट डाइवर्सिफाइड है, लेकिन चाइना का रिस्क कहीं और है। रेगुलेशंस, पॉलिसी इंटरवेंशन, जियोपॉलिटिक्स। ताइवान में कंसंट्रेशन रिस्क है, चाइना में पॉलिटिकल रिस्क। दोनों अलग चीजें हैं और इन्वेस्टर को दोनों समझना जरूरी है। अब आते हैं इंडिया पर। सबसे पहला फैक्ट, इंडिया ने 2025 में अंडर परफॉर्म किया। रीजन भी क्लियर है, वीक रूपी, ग्लोबल कैपिटल रोटेशन, टैरिफ अनसर्टेनिटी, ऑयल प्रेशर। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक HDFC बैंक है। वेट अराउंड 6%, नॉट 26, नॉट 41, जस्ट 6%। IT, फाइनेंशियल्स, कंजम्पशंस, एनर्जी, ऑटो सब मिलकर मार्केट को ड्राइव करते हैं। यानी इंडिया किसी एक कंपनी के भरोसे नहीं चल रहा है। इसीलिए शॉर्ट टर्म में ज्यादा इंडिया एक्साइटिंग ना लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया डाइवर्सिफिकेशन की असली वैल्यू है। तो आज का लेसन ग्लोबल वर्सेस इंडिया नहीं था, लेसन कुछ और था। जब आप ताइवान ETF खरीदते हो, आप TSMC खरीद रहे हो। जब आप कोरिया फंड खरीदते हो, आप सैमसंग और सेमीकंडक्टर साइकिल खरीद रहे हो। जब आप ब्राजील खरीदते हो, आप ऑयल और आयरन ओर खरीद रहे हो। जब आप साउथ अफ्रीका खरीदते हो, आप गोल्ड,
माइनिंग और कमोडिटी पे बैट कर रहे हो, और जब आप इंडिया खरीदते हो आप एक रिलेटिवली डाइवर्सिफाइड इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी खरीद रहे हो। गलत कोई भी नहीं है, बस समझना जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि रिटर्न कितना मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है मैं असल में खरीद क्या रहा हूँ। ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन स्मार्ट है, फोमो ड्रिवन डाइवर्सिफिकेशन डेंजरस है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग है। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिए और कमेंट में बताइए आप इंडिया पर ज्यादा बुलिश हो या ग्लोबल मार्केट पर। थैंक यू।